हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, आवाज आ रहा है? कैसे हो आप लोग सब? अरे भाई, बोलते हैं ना, इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। बस अब समझ लो कि सब्र खत्म एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो बहुत मीठा है। बिलवाड़ा, झांडेवालान, पाली, अलवर। वाओ, ग्रेट ग्रेट। एक बार सिर्फ मुझे कंफर्मेशन दे दो कि क्या वॉइस क्लियर है आप लोग के पास, सो दैट मैं फिर स्टार्ट कर सकता हूं अपना लेक्चर। लाइव है, पटना लाइव है। यस एवरीबॉडी, वॉइस क्लियर। पाली से कंफर्मेशन आ चुका है। भुवनेश्वर यस, शास्त्री नगर यस, सुपर। पाली मस्त लग रहे हो, थैंक यू सो मच। रेवड़ी, जनकपुरी, थैंक यू थैंक यू। सो अब बिकॉज 15 मिनट्स अपन लोग थोड़ा डिलेड चल रहे थे। देखो फर्स्ट लेक्चर है ना, तो बोलते हैं ना कि सब टेक्निकलिटीज के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए एंड देन वी कैन स्टार्ट। ऑन दैट नोट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? इंडिया सीए फाइनल कॉस्टिंग बाय सीए संकल्प कांस्टिया में आप सबका स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? चलो, स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। पहले मैं अपने आप का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेता हूं एंड देन ऑब्वियसली अपन लोग ये सब्जेक्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर है तो मैं बहुत ज्यादा आप लोग को ओवरबर्डन नहीं करूंगा बहुत टेक्निकलिटीज ऑफ कॉस्टिंग के साथ, बट लेट्स कीप इट सिंपल एंड जितना हो सकता है अपन लोग एकदम फोकस्ड रहेंगे। पहले मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। Myself, CA Sankalp Kanstia by profession. I am a chartered accountant and a company secretary. NM कॉलेज जो बॉम्बे में है, विलेपार्ले में, वहां से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं बॉम्बे में हूँ एंड यू कैन से आई एम प्रॉपरली फ्रॉम राजस्थान। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, कंप्लीटेड माय सीए एंड सीएस। वो दोनों मेरा कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद मेरे को टीचिंग का काफी पैशन था। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू टीचिंग, बट सीए बनने के बाद मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि क्यों ना एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर ले लिया जाए, सो दैट जब मैं पढ़ाऊं तो वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी हेल्प करेगा एंड ओवरऑल बेसिस पे स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। दैट इज वेयर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जेपी मॉर्गन, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे असेट मैनेजमेंट टीम में 3.5 years के लिए काम किया एंड उसके बाद फिर फुल फ्लेजेड टीचिंग करियर स्टार्ट किया एंड फॉर द लास्ट 8 years आई एम टीचिंग सीए फाइनल कॉस्टिंग। काफी फोकस्ड मेरा रहा है। मैं सीए फाइनल में सिर्फ कॉस्टिंग ही पढ़ा रहा हूं डे 1 से एंड अब आप लोग सब लोग के साथ कनेक्ट होने वाला हूं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जैसा आप यहां पे देख सकते हो, सीए फाइनल कॉस्टिंग एससीएमपीई। एक जगह से आ रहा है सर, माइक थोड़ा ऊपर कीजिए। अगेन मैं पूछ रहा हूं, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा सो दैट मैं अपने फ्लो के साथ स्टार्ट कर दूं एंड मैं चाहूंगा कि अपने जितने भी सेंटर्स हैं सब कनेक्ट हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। सुपर्ब। चलो ठीक है, बुक वॉइस क्लियर है सब लोग की तरफ से आ गए। मुजफ्फरनगर से, बीकानेर, सहारनपुर, पाली, भिलवाड़ा, जोधपुर, आवाज गूंज रही है। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। एंड तक आप जब तक एग्जाम लिखोगे तब तक ये मेरी आवाज गूंजेगी एंड उससे आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। रोहतक, जनकपुरी बोल रहे हैं कि बुक नहीं मिली। डोंट वरी, किसी भी सेंटर्स को नहीं मिली एंड उसके लिए क्या है वो सब अपन बताएंगे। आज के लेक्चर में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नोटबुक चाहिए। बाकी सीए फाइनल कॉस्टिंग का कोई भी आपको बुक नहीं चाहिए, सो डोंट वरी फॉर दैट। बुक का मैं डिस्कशन करूंगा बट फिलहाल सिर्फ मेरे पे फोकस करो, सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या क्या बता रहा हूं एंड देन फिर बाद में होना चाहिए। फिर सिर्फ एक बुक आपके पास होगा तो अच्छा है, बस नोटबुक रेडी होना चाहिए, दैट्स इट। जो मेरा टेक्स्ट बुक है वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, सो नॉट टू वरी। आज कैल्सी नहीं लाया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, चाहिए भी नहीं अपने को आज कैल्सी। मैंने बोला ना, आज अपने को लेक्चर एकदम लाइट रखना है एंड देन वी विल टेक इट ओवर। टुडेज लेक्चर इज मोर ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर टेक फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले मैं जैसा आपको बता रहा था कि मेरे बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। सीए फाइनल कंप्लीट करने के बाद जैसा मैंने आपको कहा कि जेपी मॉर्गन में मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। वहां पे 4 साल काम, 3.5-4 साल काम किया एंड देन फिर बाद में फुल फोकस्ड टीचिंग करियर में मैंने स्टार्ट किया। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं मेरे
करियर से रिलेटेड, एंड देन फिर वहां से मैं आपको आगे कनेक्ट करूंगा। रीजन है कुछ कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। जैसा मैंने कहा आपको कि जेपी मॉर्गन जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो वो ज्वाइन करने के पहले आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू दिए थे। यस, यू हर्ड दैट राइट, 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू मेरे को देना पड़ा था, और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स का मेरा एज था, एंड 22 ईयर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था मैं, मेरा सीएस कंपनी सेक्रेटरी भी हो गया था। तो बोलते हैं ना, एक हवा में था। मेरे को लग रहा था वाह यार क्या बात है, सीएस दोनों कंप्लीट है, अब तो मैं जो भी कंपनी में जाऊंगा मेरे को आराम से जॉब मिल जाएगा, एंड अपन जो सैलरी बोलेंगे वो सैलरी मिलेगी अपने को। सो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। तो मेरा फर्स्ट राउंड था इंटरव्यू का। तो पहला इंटरव्यू का राउंड था, एचआर राउंड होता है, आप लोग सब लोग को पता होगा। सो मेरा एचआर राउंड हुआ। अब एचआर में ज्यादा टेंशन नहीं होता है, तो उन्होंने मेरे को कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछे जिसका मैंने जवाब दिया, एंड एचआर एकदम शांत वाला राउंड होता है। ओके, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर सैलरी क्या मिला, बताएंगे ना, वो सब चीजों पे डिस्कशन होगा। अब तो 2 महीना साथ में ही है अपन। रोहतक वाले पूछ रहे हैं कि अभी सर एज आपका 40 है क्या, लग रहा हूं क्या भाई, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। सो कंटिन्यू करता हूं मैं। फर्स्ट राउंड एचआर राउंड काफी अच्छा गया मेरा। वो उन्होंने एक जनरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा, मेरे को पूछा कि क्या आपका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, कितने टाइम में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कितना अटेम्प्ट लगा, ऑल ऑफ दैट आराम से आंसर दिया, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड था मेरा सीनियर एचआर राउंड था। तो वो सीनियर एचआर राउंड में भी कुछ और हम लोग के डिस्कशंस हुए। सीनियर एचआर राउंड में भी काफी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट किया उन्होंने। सो 6 राउंड में से 2 राउंड एकदम सुपर्ब हो गए थे। पाली पूछ रहे इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था या हिंदी में, कॉम्बिनेशन था, इंग्लिश भी था और हिंदी भी था। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि खाली इंग्लिश हो, दोनों में होता है। देखो, आपका लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका दिमाग इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। सो हिंदी इंग्लिश का कोई सच प्रॉब्लम नहीं था। सो फर्स्ट 2 राउंड्स सुपर्ब, एकदम छा गया मैं, और मेरे को भी लगा यार क्या बात है, अमेजिंग इंटरव्यू मैंने दिया है। सो मेरे को लगा कि चलो भाई अभी आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। तो राउंड 1 एचआर राउंड डन, राउंड 2 सीनियर एचआर राउंड डन, राउंड 3 पे आया मैं। अब राउंड 3 था मेरा टेक्निकल राउंड। ये राउंड में था मेरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, एंड जो मेरा डिपार्टमेंट था एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसका जो हेड था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हु वाज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने मेरा भी थर्ड राउंड इंटरव्यू लिया। सो फर्स्ट जो था एक वाइस प्रेसिडेंट था, जो वाइस प्रेसिडेंट था वो एमबीए था, एमबीए इन फाइनेंस, एंड जो मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो वो दोनों मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू। तो उन्होंने पूरा मेरा सीवी गो थ्रू किया। अब जैसा मैंने आपको बोला कि फर्स्ट राउंड एचआर, सेकेंड राउंड सीनियर एचआर, सो स्मूथली हो गया। थर्ड राउंड में उन्होंने मेरा पूरा सीवी गो थ्रू किया, एंड उन्होंने बोला कि यार काफी इंप्रेसिव सीवी है, क्योंकि मेरा अकेडमिक्स एज सच स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच सर। अंदर मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे कि वाह वाह वाह, एचआर राउंड अच्छा हो गया है, सीनियर एचआर राउंड मेरा अच्छा हो गया है, तो अब तो यार सैलरी जो अपन बोलेंगे वो मिलने वाला है। सो अपनी तो बल्ले बल्ले। सो दैट इज वेयर आई वाज रियली रियली हैप्पी कि थर्ड राउंड, अब टेक्निकल इंटरव्यू अगर मैंने पार कर दिया, देन इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक्निकल इंटरव्यू क्या था? टेक्निकल इंटरव्यू मतलब अब आपने जो पढ़ाई की है, फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी था, तो उससे स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे इन जनरल। मतलब जो आप काम करने वाले हो ना, मैं एसेट मैनेजमेंट टीम ज्वाइन कर रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरा टैक्स का नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज कैसा है, फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज कैसा है, वो सब टेक्निकलिटीज उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया। तो वीपी और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उन्होंने दोनों ने पूरा मेरा सीवी गो थ्रू किया और उन्होंने बोला यार वेरी गुड रेज्यूमे, आप का काफी पॉजिटिव हम लोग को लग रहा है सब रिस्पॉन्स। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर। अब उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपका पर्सनल पैशन क्या है, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा, आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? तो मैंने उनको बोला कि सर आई सी माई सेल्फ एटलीस्ट एज अ हेड ऑफ असेट मैनेजमेंट या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन टीम, मैं उसका टॉप लेवल पे अपने आप को देखता हूं। सो मैंने उनको बोला कि मैं क्या बनना चाहता हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कौन सी टीम का? मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम का। सो वो टाइम पे
आज से अप्रोक्सीमेटली 10 years बैक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब बहुत अच्छा सैलरी मिलता था। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का हेड बनना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छी बात है कि आप ये एज पे इतना आगे का सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने वापस से सीवी गो थ्रू किया और उन्होंने फिर क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट किए। सिर्फ 5 मिनट में आपको बता रहा हूं, सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे आऊंगा मैं उसके बाद, इसके लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने बोला कि क्या बात है, आपका पैशन, आपने बोला कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, आपका पैशन असेट मैनेजमेंट है, तो क्यों ना उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे। मैंने बोला यस सर, व्हाई नॉट। तो उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द टॉप 6 इन्वेस्टमेंट, टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स जो इंडिया में हुए हैं इन द लास्ट 6 months। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स जो इंडिया में हुए हैं लास्ट 6 months। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज अब इंडिया में टॉप 6 इन्वेस्टमेंट डील्स क्या हुआ है अपने को क्या पता, क्योंकि अपन तो भाई सीए बने हैं, मॉड्यूल और पीएम और वो सब पढ़कर, आरटीपी एमटीपी पढ़कर। अब अपने को इतना नॉलेज थोड़ी था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टॉप 6 इन्वेस्टमेंट, टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डील्स क्या हुआ है इंडिया में। मैं बोला कि सर आइडिया नहीं है मेरे को उसका। फिर भी मैंने थोड़ा ब्लफ करने का ट्राई किया, बट उनको समझ गया कि यार नहीं आ रहा है इसको, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बोला ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे पूछा टेल अस व्हाट इज द बॉल पार्क of the total investment and merger acquisition deals that has happened in the whole world। क्या बोला, what is the ballpark। अब ballpark क्या होता है अपने को पता है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस मैनुअल, मॉड्यूल और आरटीपी एमटीपी पढ़ के बने, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो मैं अभी यार कुछ देर पहले अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था। अब 2 क्वेश्चन बाद तो आई वॉज शॉक। मैं बोला कि सर मुझे तो नहीं पता है व्हाट इज द बॉल पार्क ऑफ द डील। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने बोला और भी एक हमारे पास सवाल है, क्या वो पूछे? मैं बोला ये सर पूछिए ना। अब तक तो मेरे पसीने छूट रहे थे बिकॉज अब तक मैं इसको लग रहा था भाई मैं तो सबसे इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और अब मैं देख रहा हूं कि इनके 2 सवाल का भी जवाब मैं नहीं दे पाया। क्वेश्चन नंबर 3 आया उनका। उन्होंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेल अस द बुक लीड रनिंग मैनेजर्स और मर्चेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया। क्या आपके पास जवाब है इस चीज का? कौन है मर्चेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, कौन है बुक लीड रन मैनेजर्स ऑफ इंडिया? अगेन मेरे पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने बोला यार आप बोल रहे हो कि आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एसेट मैनेजमेंट का हेड बनना है और आपको इतना भी नहीं पता। मैं तो एकदम शांत। आप इमेजिन कर सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी। मतलब एचआर, सीनियर एचआर राउंड के बाद मुझे लग रहा था भाई अपना तो क्लियर है, मस्त सैलरी मांगने वाला हूं मैं और फुल लाइफ सेट है। बट अब मैं देख रहा हूं तो ये 3 क्वेश्चन का, 1 क्वेश्चन का भी मैं जवाब नहीं दे पाया। एज आई सेड, पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा था कि बस वहां से मैं निकल जाऊं कैसे भी करके। बट फिर मैं बोला कि नहीं भाई, अब आए हैं इंटरव्यू के लिए तो प्रॉपरली इंटरव्यू देके जाते हैं। बट दू क्या, जवाब ही नहीं आ पा रहा है। मैं बोला सर आइडिया नहीं है मेरे को, एकदम लड़खड़ा गया मैं। एंड मैं बोला कि सर मेरे को आइडिया नहीं है, शुड आई लीव? तो उन्होंने बोला नो नो नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने वापस से मेरा सीवी गो थ्रू किया। अब उन्होंने जब मेरा सीवी गो थ्रू किया तो उन्होंने ये देख के बोला कि ठीक है, आपको टेक्निकल्स तो ज्यादा आया नहीं, बट हम आपको और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपने हॉबीज में क्या क्या लिखा है। अब देखो, फर्स्ट टाइम जब सीवी बनाते हैं ना अपन, तो अपन क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फ्रेंड लोग से लिया हुआ या कोई गूगल पे देखा हुआ रहता है, तो वही कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया था। उसमें हॉबीज में लिखा था प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, वही जो टिपिकल सब लोग लिखते हैं। तो मैंने भी वो 3-4 चीजें लिख दी थी एंड कोइंसिडेंटली वो मुझे पसंद भी थी। तो उन्होंने बोला चलो आपकी हॉबीज में लिखा है प्लेइंग क्रिकेट, तो आप हमको बताइए, आप लोग भी जवाब देना इसका। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा क्रिकेट से ले, उन्होंने बोला कि आपका हॉबीज क्रिकेट है तो चलो उसके बारे में कुछ पूछते हैं। मैं बोला यस सर चलेगा, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने बोला कि सपोज बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन से छूट गया, कीपर से छूट गया और हेलमेट को जाके लगा, तो कितना रन मिलेगा? आप बताओ मेरे को। अगर बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन से छूट गया, कीपर से भी छूट गया और हेलमेट को जाके लगा, कितना रन मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे जनों ने जवाब दिया है। गिरीश पार्क 5, अहमदाबाद 5, रोहतक 5, बीकानेर 5, गिरीश पार्क 5। सो आंसर इज करेक्ट। मैंने भी इमीडिएटली उनको आंसर दिया। मैंने बोला सर 5 रन, अगर हेलमेट को जाके लगता है ना तो 5 रन मिलता है। इंदौर ने 6 बोला है ना, इंदौर 5 रन। एकदम इमीडिएटली मैंने उनको आंसर दिया। तो उन्होंने बोला कि एकदम करेक्ट आंसर। मैं खुश हो गया।
मैं बोला कि वाह सर, चलो फाइनली कुछ तो सही जवाब दिया। उन्होंने मुझे देख के बोला, अरे भाई तेरा पैशन क्रिकेट है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? तुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा, वो तो तेरे पास जवाब नहीं है, और तेरे पास क्रिकेट का आंसर है। मैं बोला यार जवाब दो तो भी प्रॉब्लम, नहीं दो तो भी प्रॉब्लम। आई स्वेयर ये जेन्युइनली मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था। अब इमेजिन कर सकते हो, आज से 10 साल पुरानी बात है और आज भी तरोताजा है। मैं सर आप ये स्टोरी क्यों बता रहे हो, बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो ये वाला आंसर दिया, मेरे को थोड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई कुछ तो अपने को आता है लाइफ में। यस, रोहतक पूछ रहा है फिर कैसे सिलेक्ट हुए, बता दो, आ रहा हो थोड़ा सा सुन लो और फिर मैं आगे का बताता हूं। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरे को पूछा कि जनकपुरी पूछ रहा है मिला जॉब, बता रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ। फिर उन्होंने मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि आपने और एक लिखा है रीडिंग बुक्स। मैं बोला यस सर, बुक्स का भी शौक है। तो उन्होंने पूछा कि लास्ट कौन सी बुक रीड करी है। अब कोइंसिडेंटली है ना, वो बुक के ऊपर आज की तारीख में मूवी बन चुका है, 2 स्टेट्स। अगर आप लोग ने सुना होगा तो अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट का मूवी है 2 स्टेट्स, चेतन भगत का नॉवेल के ऊपर। तो वो मूवी तो अभी बना है, बट जब मैंने 10 साल पहले इंटरव्यू दिया था तो वो टाइम पे वो खाली बुक में फॉर्म था 2 स्टेट्स। तो मैंने वो बुक पूरी पढ़ी थी। तो उन्होंने मुझे, रोहतक पूछ रहा है सीए फाइनल आएगा आएगा, डोंट 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 वरी। अरे बीकानेर बोल रहा है कुछ और मसाला डालो, मजा आ रहा है। मसाला नहीं डाल रहा हूं, जेन्युइनली ये मेरा इंटरव्यू हुआ है एंड मैं आऊंगा तुम लोग के कॉस्टिंग के ऊपर भी। 5 मिनट सुन लो। उन्होंने मेरे को सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ठीक है रीडिंग बुक्स आपका हॉबी है, देन इन दैट केस रीडिंग बुक्स में कौन सा बुक पढ़ा है। मैंने उनको बोला सर 2 स्टेट्स मैंने पढ़ा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, वेरी नाइस। तो अगर आपने 2 स्टेट्स बुक पढ़ा है तो उसके बारे में बताइए जरा 2 मिनट में। मैंने उनको एग्जैक्टली 2 मिनट में पूरा स्टोरी बता दिया। मैंने बोला कि तमिल लड़का है, नहीं तमिल लड़की है, पंजाबी लड़का है, दोनों का आईएम में दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, दोनों का उधर लव मैरिज हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, पूरा स्टोरी उनको 2 मिनट में बता दिया। उन्होंने बोला वाह वाह वाह, आपका नॉलेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है या ये सब बाकी चीजों में है। मैं बोला वाह भाई, आंसर दो तो भी प्रॉब्लम, नहीं दो तो भी प्रॉब्लम। आई वॉज ना गैस। मैं बोला क्या जवाब दूं अभी यार, आंसर दे रहा हूं तो भी ये लोग अटका रहे हैं मेरे को। मैं बोला ठीक है सर, अभी जो आपको ठीक लगे, बट दैट्स हाउ इट इज, अभी यही आता है मेरे को। तो उन्होंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने और बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है अब आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस जरा हमको बताओ। तो मैंने आर्टिकलशिप में मैंने स्टैट ऑडिट पे काम किया था एंड थोड़ा बहुत मैंने टैक्स रिटर्न फाइलिंग है उसके ऊपर भी काम किया था। तो मैंने उनको सब बताया कि भाई देखो मेरा ये ऑडिट मैंने उनको बताया, थोड़े बहुत किए, स्टैट ऑडिट किया हुआ था, थोड़ा इंटरनल ऑडिट किया था, टैक्स रिटर्न फाइलिंग का भी काम किया था मैंने, तो वो सब बताया। फिर उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना चालू किए। उन्होंने मेरे को पूछा क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई चलो हम लोग को बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताओ। उन्होंने मेरे को पूछा AS 19 के बारे में। अभी तो इंड AS आ गया है तो मुझे इंड AS का तो आइडिया नहीं है, बट AS 19 हमारे टाइम पे लीजेस हुआ करता था। IPCC इंटर में आप लोग ने भी पढ़ा होगा। फिर बाद में उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे NPV IRR के बारे में। अब भाई NPV IRR के बारे में तो अपने को सब कुछ पता है, क्यों? क्योंकि FM में पढ़कर आए हैं अपन लोग सब, समझ रहे हो, मॉड्यूल PM में पढ़ा है अपन ने। लीजेस AS 19 उसके बारे में मेरे को पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने और एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के बारे में पूछा, वो आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था, उसके बारे में मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझे बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, सैलरीड वाले क्वेश्चन पूछे, सबका आंसर मैंने दिया। क्योंकि अब जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो तो मॉड्यूल PM पढ़कर आए थे अपन, एंड वो सब मैंने एकदम टिप टॉप आंसर दिए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम्हारा बुकिश नॉलेज तो बराबर है। मैं बोला थैंक यू सो मच सर। फिर उन्होंने बोला ठीक है यू कैन कम फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अब मैं खुद शॉक था। मैं बोला कि सर नेक्स्ट राउंड में आपने कैसे सिलेक्ट कर लिया मेरे को, मेरा तो इंटरव्यू सर मुझे तो लग रहा है कि अच्छा नहीं गया। उन्होंने बोला कि देखो आप है ना एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना वो थोड़ा हवा में होता है, तो उसको लगता है वो 15 लाख 20 लाख का सीधा सैलरी मांगेगा और उसको मिल जाएगा। हम भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो थोड़ा आपको हवा से जमीन पर लाने के लिए, हमको पता था आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज फ्रेशर हो तो आपको कहां से ये सब चीजें बताओगे, बट थोड़ा जमीन पे लाने के लिए आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तब मुझे समझ में आया कि ओ ऐसा किया है उन्होंने मेरे साथ। फिर 4th राउंड और एक हुआ, उन्होंने मेरे को, फिर बाद में जनरल हुआ, एंड देन जो लास्ट 2 राउंड्स था ना उसमें उन्होंने मेरा एक्सेल का नॉलेज, टैली का नॉलेज, ERP का नॉलेज चेक किया, एंड बाकी इन जनरल मेरा कम्युनिकेशन, एक प्रेजेंटेशन देने को बोला, तो रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देने को बोला।
सब वो सब मैंने बराबर दे दिया एंड फाइनली थैंकफुली आई गॉट सिलेक्टेड। तो भाई वो जो टिपिकल क्वेश्चंस थे ना वो खाली मेरे को डराने के लिए थे। बट अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं पता है क्या, मेरा तो काम हो गया, मेरे को तो थैंकफुली जॉब मिल गया। बिकॉज वो टाइम पे क्या था पता है क्या, डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम था। समझ रहे हो तुम लोग? सो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इसके लिए मेरे को वहां पे स्कोप फटाफट बैठ गया कि भाई चलो बहुत ज्यादा जरूरत है। बट अगर आप आज का सिनेरियो देखते हो ना, देन इन दैट केस इतना इजी नहीं है एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलना। तो सर अब अपन क्या करें? तो देखो भाई, मैं तो मॉड्यूल पीएम पढ़कर निकल गया एंड अपना काम हो गया। बट ट्रस्ट मी, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आपको फ्यूचर लाइफ में हेल्प करेगी। दैट खाली स्टार्टिंग सैलरी कितना था, सूरज जनकपुरी को मेरे सैलरी में बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आप लोगों को क्या लग रहा है क्या सैलरी मिला रहेगा? देखो मैं एग्जैक्ट सैलरी तो ऐसे नहीं बोलूंगा, बट इट वाज इन द रेंज ऑफ 7 to 9, सो विच वाज अ गुड थिंग। 7 to 9 एक्सक्लूडिंग बोनस, सो अच्छा वाला डिसेंट सैलरी भी मिल गया अपने को। मैं बोला कि चलो भाई जॉब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मंडे टू फ्राइडे जॉब करता था और सैटरडे संडे मैं सीए फाइनल पढ़ाता था। यस, सैटरडे संडे मैं मॉर्निंग 7 to 11 सीए फाइनल पढ़ाता था एंड ऐसे जर्नी स्टार्ट किया। फिर बाद में धीरे धीरे सैटरडे संडे से फुल टाइम पे आया। अभी तो ऑब्वियसली दैट इज लाइफ, वो सब के बारे में भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट अब मैं जो मुद्दे पे आ रहा हूं, एज आई सेड, मेरे लिए लाइफ सिंपलर था आज से 10 साल पहले। बिकॉज शायद तब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम थे, तब सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था। आज की तारीख में थोड़ा सिचुएशन अलग है। आज की तारीख में अगर आपको बताओ तो देयर इज अ बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ऐसे सीन में क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी बात मानते हो तो एवरी डे आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। देखो मैं तो पीएम वीएम पढ़ के हो गया अपना काम, मैं तो ज्यादा इकोनॉमिक टाइम्स पे ध्यान नहीं दिया था जब मैं स्टूडेंट था। बट माय सजेशन टू यू, आप लोग को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आपको एक एज क्रिएट करना है अपने सीए लाइफ में। तो बीकानेर पूछ रहे सर आपकी हॉबी टीचिंग नहीं थी क्या? अरे टीचिंग के लिए तो मैं बहुत पैशनेट था, मतलब एक्स्ट्रा पैशनेट। मैंने तो मेरे घर पे बोल दिया था कि भाई मैं टीचिंग ही करूंगा सीए बनने के बाद डायरेक्टली। बट घर वालों ने बोला कि थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपोजर ले ले, पर्सनैलिटी अपना थोड़ा डेवलप कर ले एंड फिर बाद में टीचिंग में आ जाना। कौन ना बोल रहा है? और प्लस मेरा ना सैटरडे संडे छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि सैटरडे संडे में चालू रखता हूं, तब तक पता भी चल जाएगा कि मेरे को कितना एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट है, कितना पैशनेट हूं मैं। ऑब्वियसली टीचिंग से अच्छा मेरी दुनिया में, मेरे लिए दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मतलब तुम मेरे को 24 घंटा भी टीचिंग करवा लो, मैं खुशी खुशी कर लूंगा। तो अब मेरे को मेरे पॉइंट पे आने दो। पॉइंट इज के इकोनॉमिक टाइम्स पे मैं आ रहा था। तो क्या आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो एज आर्टिकल क्लर्क? द आंसर वुड बी नो। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास सर टाइम नहीं है भाई। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का सीए आर्टिकल स्टूडेंट, दोनों में एक कॉमन चीज क्या है? दोनों के पास टाइम नहीं है, दोनों 24 घंटा बिजी है कि नहीं? सो ये बिजी लाइफ में आपको थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब बंद कम करो एंड इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना स्टार्ट करो। देखो ये अगर अभी से पढ़ोगे ना, ओवरऑल बहुत अच्छा आपके लिए डेवलपमेंट होगा। आपको पता है क्यों? बिकॉज देखो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो ना, मैं अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स जब पढ़ोगे ना तो खाली वो आपका एक सब्जेक्ट नहीं, सब चीज में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर आज इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी टैक्स के बारे में कुछ बात करता है तो वो सीधा इकोनॉमिक टाइम्स पे आएगा। अगर वो जीएसटी के बारे में कुछ बताता है तो इकोनॉमिक टाइम्स पे आता है। क्या आप लोगों को डीटीआईडीटी सब्जेक्ट नहीं है? डेफिनेटली है सर। अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट में कुछ भी मूवमेंट होता है फॉरेक्स के रिलेटेड, डेरिवेटिव्स के रिलेटेड, क्या वो इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं आता है? डेफिनेटली आता है। सो डीटी, आईडीटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉस्टिंग जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका पार्ट है। आपका जो एफआर है जिसमें इंड एस और ये सब चीजें हैं, वो भी एक इकोनॉमिक टाइम्स का पार्ट है। सो अगर आप एक ये न्यूज़पेपर रिलीजियसली पढ़ते हो ना, ट्रस्ट मी, 8 सब्जेक्ट जो आपका लॉ है, ऑडिट है, सीए फाइनल में सब चीज, स्पेशली न्यू सिलेबस के लिए उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बना दिया। आप अपने कोई भी प्रोफेसर को पूछो, वो आपको यही बोलेगा कि न्यू सिलेबस का जो कंटेंट है वो काफी सारा क्या हो रहा है, कनेक्टेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ हो रहा है। सो अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ से वो लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एससीएमपी कॉस्टिंग जो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, देन इन दैट केस
डेफिनेटली अपने को भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए। एंड उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यस प्लीज रीड इकोनॉमिक टाइम्स। देखो अपन ने, मैंने तो भाई उसके बिना भी पीएम मॉड्यूल से अपना काम निकाल लिया, बट आपको ये सब करना चाहिए। देखो आज की तारीख में सब कितना हैंडी है, आपको खाली इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप डाउनलोड करना है एंड आपका काम चालू हो जाएगा। कोई बोल रहा है द हिंदू, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई इकोनॉमिक टाइम्स घर का नहीं है, बट सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने का ऑब्वियसली आप लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए खुद के ऊपर। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। वाई? बिकॉज आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा एंड आपके लिए ये काम आएगा। जब मैं आपको एससीएमपी पढ़ाऊंगा ना, तो कितने सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा ना आपको, वो सब के सब आप देख लेना, प्रैक्टिकल लाइफ से मैं कनेक्ट करूंगा। इसके लिए अभी मैंने बताया। सो ये एक छोटा सा स्टोरी था मेरा। ये एक छोटा सा स्टोरी था मेरा जो मेरे को लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी मैं एज आई सेड टीचिंग काफी टाइम से कर रहा हूं इंस्टीट्यूट में। मैं बॉम्बे से हूं, तो ICAI WIRC में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं, प्लस ICSI बिकॉज मैं CSB हूं, तो वहां पे भी मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं। इंस्टीट्यूट ने अगर आपको पता हो तो लाइव वर्चुअल फैसिलिटी स्टार्ट किया था, तो लास्ट ईयर जो उनका बैच हुआ था वहां पे भी मैंने उनके लिए लेक्चर्स कंडक्ट किए थे। CA फाइनल कॉस्टिंग, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता और मैं हार्डकोर फोकस्ड हूं इस सब्जेक्ट के लिए। जब तक न्यू सिलेबस नहीं आया था तब तक मैं ओल्ड सिलेबस पढ़ा रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 साल मैंने वो भी पढ़ा है। एंड जब से न्यू सिलेबस SCMP का जन्म हुआ है, तब से बहुत करीब से मैं उसको देख रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, एक इन डेप्थ एनालिसिस किया है मैंने ये पूरे सब्जेक्ट का, जो अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। डेफिनेटली अपन लोग को ओके, हाँ, न्यू सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस क्या है, वो सब चीजें मैं आप लोग को बताता हूं। यस पाली, चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ अपन लोग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने ये चीज क्यों बताई पता है, JP मॉर्गन वाली, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जब मैं आपको SCMP पढ़ाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि SCMP में काफी सारा टॉपिक्स ACCA से रिलेटेड है। ACCA आप लोग ने सुना है? आइडिया आप लोग को ACCA का या CIMA का? इंटरनेशनल डिग्रीज है ये। ACCA प्लस CIMA ये सब इंटरनेशनल डिग्रीज है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है तो डेफिनेटली वो सब चीजें मैंने देखी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग है ना आर्टिकलशिप में ऑडिट या मैक्सिमम टैक्स के बारे में आप लोग ने आइडिया लिया है क्या? आप लोग को पता है कॉस्टिंग भी प्रैक्टिकली हुआ होता है? यस, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज आर्टिकल क्लर्क अपने को सीखने को नहीं मिलता है। बट मैंने तो वो काम 3.5 साल प्रैक्टिकली किया है, वही तो मैंने आप लोग को सिखाना है अब। ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मैं ले चुका हूं 3.5-4 साल का, प्लस जो मैं आप लोग को लास्ट 8 ईयर्स से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, वो सब अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एंड अब अपने को वही चीज से कनेक्ट करके ये पूरा सब्जेक्ट समझना है। तो ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट से आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी ये सब्जेक्ट को आप कैसे यूज करोगे, वो सब का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर आप लोग की तरफ से फुल जोश रहा, देन इन दैट केस ट्रस्ट मी वी विल हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये मेरी गारंटी है। क्या बोलते हो? एवरीबॉडी रेडी? आप जहां पे भी बैठे हो एक बार जोश से बोलो सर लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। जोश इज फुल होना भी चाहिए। ओके, गिरीश पाक बोलता है लेट्स स्टार्ट। बिलवाना बोल रहा है बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सच्ची बोलो तो कल रात को थोड़ा नींद भी नहीं आया मेरे को, कि बिकॉज सी मेरे लिए ये फर्स्ट लाइव वर्चुअल लेक्चर है, सैटेलाइट लेक्चर है। आई एम रियली एक्साइटेड। चलो स्टार्ट करेंगे अपन लोग इस जोश के साथ। अपन लोग पढ़ने वाले हैं अब पेपर नंबर 5। अच्छा एक चीज, प्लीज अभी कुछ भी मत लिखना आप लोग, सिर्फ मेरे को सुनो, सिर्फ देखते रहो बोर्ड के ऊपर। आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल एक चीज मेरे लिए करना कि अभी सिर्फ मेरे को सुनो। एंड आप लोग को एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, सी फर्स्ट डे पे फर्स्ट चीज जो मेरे को आपको बतानी है कि प्लीज एंश्योर कि अपन लोग दोनों के बीच में रेगुलर कम्युनिकेशन रहे। इसका मतलब
अगर समझो मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, सो एंश्योर करना कि आप लोगों को वो चीज लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। जब तक आपको पूरी तरह से 100% क्लियर नहीं हो जाता है ना, मेरे को डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार नहीं 100 बार भी डाउट पूछोगे, मैं हंसते खेलते उसका जवाब दूंगा। बट लेट्स कीप इट कम्युनिकेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आया, मैंने आपको बस कॉस्टिंग पढ़ाते गया, आप लिखते गए, हो गया, टाटा बाय बाय, ऐसे मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। एक बात बता देता हूं मैं, सीए फाइनल में जब भी कोई भी प्रोफेसर इंक्लूडिंग मी जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो वो स्टूडेंट से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज आप लोग भी आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आप लोग भी नई नई चीजें देख रहे हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोग के पास से भी मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा, एंड दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड। सो जितना आप लोग इंटरएक्टिव रहोगे, उतना अपने को भी साथ में ये सब्जेक्ट करने में मजा आएगा। एक दो सेंटर्स ने पूछा है कि सर क्या 70+ आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को आया भी है 70+। सो अगर उनको आ सकता है तो डेफिनेटली आपको भी आ सकता है। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगा धीरे धीरे देखेंगे। तो अब अपन लोग फाइनली आ रहे हैं डन 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 सब्जेक्ट जिसका नाम है पेपर 5 SCMPE, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। 100 मार्क्स का ये पेपर है। अब पेपर 5 ही था ये ओल्ड सिलेबस में भी, बट इसका नाम था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बात मैं आपको बताऊं, एफआर ओल्ड सिलेबस में भी एफआर था, न्यू सिलेबस में भी एफआर ही है नाम से। एसएफएम ओल्ड में न्यू में दोनों में एसएफएम है। ऑडिट लॉ वही है, थोड़ा बहुत खाली नाम चेंज हुआ है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, पहले कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज हुआ करता था। ऑडिट वही है, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसका निकल के इलेक्टिव्स आ गए हैं। डायरेक्ट टैक्स वही नाम डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ही है। खाली एक ही है ये सब्जेक्ट जिसका नाम था पहले एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड अब ये नाम पूरी तरह से चेंज होके हो गया है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो अगर उन्होंने इतना बड़ा नाम चेंज किया है तो कैन आई से उसके पीछे कोई रीजन होगा, अदरवाइज तो वो भी कॉस्टिंग एएमए ऐसा रख सकते थे, बट उन्होंने पूरा नाम ही चेंज कर दिया है। सो उस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये नाम भी क्यों चेंज किया ना, वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि क्या रीजन है। तो उस एक्सटेंट के माइन्यूटनेस से अपन लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन जो आप लोग के रहते हैं वो भी मैं सब क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे कि सर कवरेज क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। सो सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बीकानेर बोल रहे हैं नाम तो योगी जी भी चेंज करते हैं। यू गाइस आर फैंटास्टिक। पाली पूछ रहा है आईपीसीसी का बेसिक चाहिए क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप कॉस्टिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर मेरा आईपीसीसी का कॉस्टिंग मुझे आता ही नहीं है, तो मेरे से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। क्योंकि क्या है पता है, फिर एक बुक आपकी जो जिंदगी है ना, वो एक कोरी किताब है जिसको मैं लिखूंगा, एंड मैं यही चाहता हूं। सो 1% भी मेरे को आपके आईपीसीसी का नॉलेज नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आपको कॉस्टिंग आता ही नहीं है, और ये आपकी लाइफ का फर्स्ट कॉस्टिंग का लेक्चर है। आप भी ऐसे ही चाहते हो ना मैं पढ़ाऊं? डेफिनेटली वैसे ही मैं रखूंगा, एंड वैसे ही मजा आएगा, बिकॉज दैट इज हाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मुजफ्फरनगर पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस कवर इन योर बुक? आज ही मैं बताऊंगा ये, बट थोड़ा सा होल्ड करते हैं ना, पहले अपन लोग जो मेन चीज पे है उसके ऊपर आ जाते हैं। सो सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सर ऐसा नाम क्यों रखा? एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था पहले, तो अब मैं आपको बताता हूं क्यों रखा। बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहती है कि अब आप, ये क्या नाम था, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब आप एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट से एक रोल ऊपर आ जाओ। एंड एससीएमपी का मतलब होता है, फर्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब अगर आप लोग को एसएम में कहीं पे पढ़ा होगा तो पता होगा, यह एक बेसिक चीज है। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो आज के बाद अपन लोग जो भी चीज सीखेंगे ना, उसका लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होगा, वो सब चीजें अब अपने को समझनी है। इंस्टीट्यूट क्या चाहता है पता है, कि आप सीए का नॉलेज जो आपको ऑडिट, टैक्स, एफएम, एफआर वो सब में मिल रहा है वो तो ठीक है, बट एससीएमपी के थ्रू ट्रस्ट मी
कुछ चीजें हैं जो उन्होंने एमबीए से भी पिकअप की है। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक मैनेजमेंट एमबीए वाले लेवल पे भी आ जाए, बिकॉज अगर उस लेवल पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पहुंच जाता है देन नथिंग लाइक इट। एंड काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स अब आपको सीखने को मिलने वाले हैं यहां पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये चीज इंस्टीट्यूट ने एमबीए से पिकअप किया है, ये चीज इंस्टीट्यूट ने एसीसीए की बुक से पिकअप किया है ना, अच्छी चीजें पिकअप की है। ये चीज उन्होंने कोई इंटरनेशनल बुक से पिकअप किया। देखो मेरे पास खुद के पास 3-4 इंटरनेशनल बुक्स है, एक है कॉलिन ड्रूरी, एक है चार्ल्स हॉन्ग्रेन, तो मैंने ये सब पढ़ा है। एंड अब मैं जब आपका मॉड्यूल पढ़ता हूं तो वो चीजें कनेक्ट होती है। तो अब जो सब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना थियोरी हो गया, थियोरी हो गया, वो थियोरी नहीं हुआ है, वो एक्चुअली और एनालिटिकल हो गया। एंड जितना और अपना एनालिटिकल दिमाग होगा ना, उतना अपने लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, बिकॉज हर एक चीज आज की तारीख में एनालिसिस के ऊपर होती है। अगर आप लोग ने कहीं पे सुना होगा तो ये वर्ड यूज किया जाता है दैट डेटा इज द न्यू किंग। क्या आप लोग ने ये वर्ड सुना है? डेटा इज द न्यू किंग। आज की तारीख में सब चीज डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपके पास डेटा होगा उतना अच्छा आप एनालिसिस कर पाओगे, जितना अच्छा आप एनालिसिस करोगे उतना आपकी कंपनी स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म सोच पाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी वांट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज तक है ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस नजरिए से देखा जाता है पता है? कि हाँ भाई ये तो ऑडिट का काम करता है या ये तो टैक्स का काम करता है। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का दर्जा मिला है? नहीं मिला है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं अपना करिकुलम, कोर्स करिकुलम उस लेवल पे नहीं था। बट आज की तारीख में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब अपने को वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल भी मिल सकता है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, वी विल बी अमंग्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो एक बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है इंस्टीट्यूट का कि उन्होंने ये सब चीजें अडॉप्ट की है। एंड एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटेंट से अब अपने को वो एक एससीएमपी मतलब मैनेजमेंट लेवल के बंदे पे लेके जाएगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि इन टुडे सिनेरियो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब इन टुडे सिनेरियो खाली कॉस्ट कम करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सीखोगे ना, मैंने जो कॉस्टिंग सीखा है, मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो ये एएमए हुआ करता था। तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो हमारे को एक ही चीज सिखाते थे वो लोग, कैसे कॉस्ट कम किया जाए, कॉस्ट कम किया जाए, कॉस्ट कम किया जाए। अब ये थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अब वो बोलते हैं कॉस्ट कम कर रहा ऐसा जरूरी नहीं है, आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करो। आपको कॉस्ट को बढ़ाना है बढ़ाओ, बट उसके सामने इंश्योर करो कि अपना जो टोटल प्रॉफिट है उसको भी बढ़ा दो। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है कि आपको एक एमबीए की तरह सोचना है। अब खाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पहले खाली कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, जो खाली एक ऑडिट टैक्स के ऊपर फोकस था, उससे काम नहीं चलेगा। अब एक स्टेप आगे जाना है। हर एक टॉपिक में मैं आपको यह सोचने पे मजबूर करूंगा कि अगर आप आपका बिजनेस चालू करोगे देन इन दैट केस आप उस सिनेरियो में क्या करोगे। एंड जब आप खुद का बिजनेस सिनेरियो को कनेक्ट करोगे ना, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि ये सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अगर आप आपके सीनियर से सुनोगे तो वो बोलेंगे अरे बहुत थियोरी डाल दिया है यार, ऐसा कुछ नहीं है। थियोरी नहीं है, वो एनालिसिस है। अगर अपन लोग को लॉजिकली वो एनालिसिस समझ गया ना, मैं अश्योर करता हूं कि ये सब चीजें अपने को जो अदरवाइज थियोरी लगती है वो ही सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं इसको। सो एएमए से एससीएम एंड पीई का मतलब होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसका? दो लोगों का अपने को सीखना है। एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कंपनी का और एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉइज का। देखो एक बात बताता हूं मैं, पहले के जमाने में क्या होता था पता है? जब अपने पेरेंट्स प्रोबेबली जॉब किया करते थे, या आज से 5 साल पहले का अगर मैं जॉब सिनेरियो बात करूं ना, तो एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट किया जाता था कि भाई देखो तुम्हारे को सैलरी मिलेगा, तुम आओ 9 से 6 काम करो, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, जो तुम्हारा सैलरी है उसके लिए आओ, काम करो एंड निकल जाओ, बस दैट्स इट, हो गया तुम्हारा काम। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो देन इन दैट केस वो कंपनी एम्प्लॉय के साथ साथ आपको प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव भी देता है। मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे
और आपके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो हम आपको भी उसका हकदार बनाएंगे, जिसकी वजह से ये जो ईसॉप है, ये सब चीजें कहां से आई, ये सब आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डील्स। सो मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि भैया खाली सैलरी देख के आज की तारीख में एम्प्लॉय को खुश नहीं किया जा सकता है। पहले के टाइम पे चलता था, आज से 10 साल पहले वाले कोई भी एम्प्लॉय को आप सैलरी दो, वो खुश है, निकल जाएगा। बट अगर आज भी आप खाली सैलरीड बेसिस पे उसको रखोगे ना, ही विल, वो नया नया जॉब ढूंढना चालू कर देगा। उसको लगेगा चलना इधर इतना सैलरी मिल रहा है, कोई मुझे 20% ज्यादा सैलरी दे देगा, मैं उधर चले जाऊंगा। स्वाभाविक है, कोई गलत बात भी नहीं है। बट अगर मैं उसको बोलता हूं भाई तेरे को सैलरी तो मिलेगा ही, बट उसके साथ मेरा कंपनी जो प्रॉफिट करेगा ना, उसमें भी मैं तेरे को शेयर दूंगा, तब वो अपना जी जान लगा के पढ़ाई करेगा। जब वो अपना जी जान लगा के मेहनत करेगा कंपनी के ग्रोथ के लिए। एंड वहां पे जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है ना, ये दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप आया है, ये जो न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस आया है, ये सब चीज अब अपने को पढ़नी है इस सब्जेक्ट में। समझ रहे हो आप लोग कि क्या कहां से कहां चीजें जा रही है। एंड अब वो सब पॉइंट आएगा तब और मजा आएगा, राइट। दूसरा है कंपनी। पहले ना कंपनी का इवैल्यूएशन ज्यादा हुआ नहीं करता था, बट आज की तारीख में तुम लोग ने सुना होगा वैल्यूएशन होता है कंपनी का। पेटीएम का वैल्यूएशन है $10 बिलियन, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन है $12 मिलियन, जस्ट डायल का वैल्यूएशन है $25 मिलियन। तो ये क्या हो रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो ये सब चीजें आज न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। समझ रहे हो। सो ये किस बेसिस पे होता है, एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस पे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो अब अपने को सीखना है इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो अब देखो मैं आपको वापस से बताता हूं, पहले क्या नाम हुआ करता था, पहले नाम हुआ करता था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब उन्होंने नाम चेंज कर, पाली बोल रहा है वैल्यूएशन तो सिर्फ ऐसे में पढ़ते हैं, वो पढ़ाई आपने अभी तक उतना किया है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब अपन लोग कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उधर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे वैल्यूएशन करता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो देखो, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना अपना, ये एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से अब मेरे सब्जेक्ट का नाम हो गया है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। याद रखना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। और लॉन्ग टर्म किसकी बनती है स्ट्रेटेजी, एक बिजनेस की। एंड आपको एज अ बिजनेसमैन रह के सोचना है कि आप आपके बिजनेस के लिए क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाओगे। दूसरा जो इन्होंने कनेक्शन दिया है वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कैसे आपका कंपनी और एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, ये दोनों चीजों को बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो समझ रहे हो, कहां से नाम था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड अब नाम क्या हो गया है एससीएमपी। एससीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस, एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसका, एम्प्लॉय का और कंपनी का। तो ये कौन सिखाएगा अपने को, मैं आपको सिखाऊंगा ये सब्जेक्ट में, जिसका नाम है SCMPE। समझ में आया। सो जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है, ये सब पार्ट अपन लोग एकदम स्मार्टली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये एक ऐसे ही मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि भाई SCMP होता क्या है, लॉन्ग टर्म एंड बेनिफिट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज कंपनी। तो अब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक मैं बात कर लेता हूं और फिर मैं आपको जर्नी पे लेके चलूंगा CA फाइनल कॉस्टिंग की। तब तक आप लोग सब लोग साथ में हो, प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। जैसा मैंने कहा कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जयपुर शास्त्री नगर आपकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। ब्यावर वाले ब्रांच से मैंने देखा था बहुत सारे लोग थे, वो लोग का रिस्पॉन्स चाहिए। मुंबई अंधेरी, मुंबई बोरीवली, कम ऑन एवरीबॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड, तब मजा आएगा। ऑलराइट, सो SCMP जो सब्जेक्ट का नाम है, उसको इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्लीज कुछ मत लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा। यस, ब्यावर से मुझे हाई मिल चुका है।
मुजफ्फरनगर, हेलो, सुल्तानपुर का भी नाम ले लिया है, ओके। सो सुल्तानपुर, कीप कम्युनिकेटिंग, तो आपका भी नाम आते रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं ये SCMPE जो मेरा पेपर 5 है ऑफ CA फाइनल सिलेबस, इसको इंस्टीट्यूट ने कैसे डिवाइड किया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई ये जो SCMPE सब्जेक्ट है ना, हम उसको 3 मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। कितने? 3 मॉड्यूल में। तो अगर आप आज की तारीख में देखोगे ना, हाय जमशेदपुर, जनकपुरी पूछ रहा है ब्रेक होगा ना सर? हाँ होगा, होगा भाई, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मिलेगा। मैं थक जाऊंगा तब मैं तुम लोग को ब्रेक दूंगा, तुम थकोगे तब नहीं मिलेगा। सो SCMP को इंस्टीट्यूट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जब उन्होंने SCMP इंट्रोड्यूस किया था ना, तब उन्होंने एक ही मॉड्यूल इंट्रोड्यूस की थी कि भाई उसमें पूरा का पूरा SCMP हो गया। फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो आज की तारीख में अगर आप इंस्टीट्यूट का पैटर्न देखते हो, देन इन दैट केस उन्होंने कहा है SCMP को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसको उन्होंने नाम दिया है मॉड्यूल 1, दूसरा पार्ट जिसको उन्होंने नाम दिया है मॉड्यूल 2, एंड तीसरा पार्ट जिसको इन्होंने नाम दिया है मॉड्यूल 3। पंचकुला बोल रहा है सर आप तो कह रहे थे 24 आवर पढ़ा सकते हो, डेफिनेटली, बट आप उतना पढ़ नहीं पाओगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना पढ़ाने में। चलो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। SCMP एज पर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने SCMP को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मॉड्यूल 1, दूसरा है मॉड्यूल 2, तीसरा है मॉड्यूल 3। तो सर मॉड्यूल 1 में क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूं। मॉड्यूल 1 में पहले सिर्फ सुन लो, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा तब लिख लेना, डोंट वरी। मॉड्यूल 1 में उन्होंने बोला है कि वी विल कॉल दिस एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। क्या नाम दिया है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जी हां, इसको कहते हैं मॉड्यूल 1, बराबर है। सेकेंड जो मॉड्यूल 2 है उसको उन्होंने नाम दिया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलो बोलो, जवाब दो, मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मॉड्यूल 2। एंड लास्ट जो उन्होंने डाला है ये है हुकुम का इक्का, मॉड्यूल 3 है, उसको कहा है उन्होंने केस लॉज। क्या नाम दिया है? केस लॉज। जिसको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मेरा वॉइस इतना क्लियर है कि आप लोग को आ जाएगा। पाली बोल रहे हैं सर आपकी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है। नहीं यार, इतनी भी खराब तो नहीं है भाई। तो चलो, मॉड्यूल 1 क्या नाम दिया उन्होंने? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग को उन्होंने बोला कि हम इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 35% का रखेंगे। कितना? 35% का एग्जाम वेटेज रखेंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला। क्या उन्होंने फॉलो किया? ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि उन्होंने फॉलो किया कि नहीं। ऑब्वियसली आपको आंसर पता है, नहीं किया होगा, बट उन्होंने ऐसा कहा कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसको 35% का वेटेज देंगे। सेकेंड जो उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, उन्होंने कहा है कि हम इसको भी 35 to 40% का वेटेज देंगे। यहां पे भी एक्चुअली उन्होंने 35% to 40% का वेटेज बोला। सेकंड उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल भी 35 to 40% का वेटेज रहेगा। एंड थर्ड जो मेरा केस लॉज वाला है उसके लिए उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 20% का वेटेज रहेगा। इस हिसाब से इन्होंने मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया। अब इसको इन्होंने कितना फॉलो किया, इसके लिए ये देखो मैंने एक पूरा एनालिसिस बनाया है जो मैं आपको धीरे धीरे उस चीज के ऊपर लेके जाऊंगा, बट फिलहाल अपन लोग आ जाते हैं अपने बेसिक्स के ऊपर। सो अब कितनी मॉड्यूल्स है टोटल? जवाब दो, उधर जिधर भी आप बैठे हो ना जवाब देना उसका। इंस्टीट्यूट की कितनी मॉड्यूल्स है? 3 मॉड्यूल्स। फर्स्ट मॉड्यूल का क्या नाम है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूं, देखो कम्युनिकेट करते रहना। मुझे पता है आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को थोड़ा ईगो रहता है कि क्या है भाई, तुम जब पूछ रहे हो तो हम जवाब दें, ऐसा जरूरी नहीं है। बट प्लीज उसको आप ईगो मत रखना, आपको सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करना है। सो कम्युनिकेट करते रहना, मजा आएगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज मॉड्यूल 1। इसमें इन्होंने टोटल
7 चैप्टर्स रखे। कितने चैप्टर्स रखे हैं इन्होंने? टोटल रखे हैं 7 चैप्टर्स। ये चैप्टर्स को भी इन्होंने फर्दर सब डिवाइड किया, जिसको उन्होंने बोला कि SCM इधर रहेगा एंड डिसीजन मेकिंग इधर आ जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, एंड डिसीजन मेकिंग में चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ऐसा इन्होंने टोटल मॉड्यूल 1 का बाइफरकेशन किया है। मैं खाली चैप्टर के नाम लिख रहा हूं। ऑब्वियसली आप लोग को चैप्टर के नाम से ज्यादा आइडिया नहीं आएगा, बट ठीक है, फिलहाल एक बोलते हैं ना कि एक आइडिया आप लोग के पास रहना चाहिए। तो पहला चैप्टर जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट। क्या नाम है? मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट। थर्ड चैप्टर का नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। जैसा मैंने बोला फर्स्ट डे है तो आप लोग को चैप्टर का नाम से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट डोंट वरी, फिलहाल अपने को खाली देखना है क्या क्या चल रहा है। देन चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, एंड चैप्टर नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स। क्या बोला? कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो तुम लोग को दिख रहा है वो, उसमें चैप्टर 6 का नाम ही डिसीजन मेकिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड चैप्टर नंबर 7 है प्राइसिंग डिसीजन, या इसको तुम बोल सकते हो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सो ये है फर्स्ट 7 चैप्टर का नाम। फोर्थ चैप्टर का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो दिस इज द फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो मॉड्यूल 1 में है। तो इंस्टीट्यूट में जब आप रजिस्टर करोगे तो जब आपके पास मॉड्यूल 1 आएगा ना, तो मॉड्यूल 1 में आपको क्या क्या मिलेगा? मॉड्यूल 1 में मिलेगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर के नाम मैं यहां पे लिख चुका हूं। समझ में आ गया? अब कुछ लिखना मत, 2 मिनट रुक जाओ और फिर आगे बढ़ते, फिर मैं आप लोगों को लिखने का टाइम दूंगा। फिर उन्होंने यहां पे सब डिवाइड किया परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को। यहां पे इन्होंने सब डिवाइड किया, इसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नाम दिया इसको, एंड यहां पे इसको नाम दिया कंट्रोल। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में इन्होंने 3 चैप्टर रखे, 8, 9, 10, एंड कंट्रोल में इन्होंने 2 चैप्टर रखे, 11 एंड 12। चैप्टर नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। चैप्टर नंबर 10 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। क्या हाईफाई नाम लग रहा है ना? डोंट वरी, है बहुत इजी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। चैप्टर नंबर 11 है कंट्रोल। इसमें भी 2 पार्ट है। एक है बजटरी कंट्रोल, जो आपने आईपीसीसी में पढ़ा है, बट आईपीसीसी के बजटरी कंट्रोल का और सीए फाइनल के बजटरी कंट्रोल का कोई रिलेशन नहीं है। गुड न्यूज, कोई रिलेशन नहीं है आईपीसीसी के बजटरी कंट्रोल और फाइनल के बजटरी कंट्रोल का। चैप्टर नंबर 12 है मेरा फेवरेट, चैप्टर नंबर 12 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या नाम है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आईपीसीसी का और फाइनल का थोड़ा रिलेटेड है, बट मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता ही नहीं है। सो ये चैप्टर नंबर 12 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ रहे हो तुम लोग? सो टोटल 12 चैप्टर्स अपने को। अहमदाबाद पूछ रहा है डीटी में ट्रांसफर प्राइसिंग आता है, वो सेम है क्या? अच्छा मैं बता देता हूं, डीटी का ट्रांसफर प्राइसिंग और कॉस्टिंग का ट्रांसफर प्राइसिंग में दोनों में 0% कनेक्शन है। 0%, 1% भी कोई कनेक्शन नहीं है कॉस्टिंग के ट्रांसफर प्राइसिंग और डीटी के ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो आपने डीटी का पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है यहां पे। चैप्टर नंबर 12 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो टोटल ये 12 चैप्टर्स है। एंड फिर उन्होंने चैप्टर नंबर 13, जिसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल 3 डाल दिया है उन्होंने, उसमें उन्होंने बोला है कि चैप्टर नंबर 13 इज रिलेटेड टू केस स्टडीज। तो ये कोई चैप्टर नहीं है,
केस स्टडीज कहां से आएगी? ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 में जितने भी चैप्टर्स है ना, वो सबको कोरिलेट करके केस स्टडीज बनेगा। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर केस स्टडी बन जाए, हो सकता है कोई 2-3 चैप्टर को मिक्स करके केस स्टडी बन जाए, हो सकता है 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के केस स्टडी बन जाए। इट कैन बी एनीथिंग। समझ में आ गया तुम लोग को एक ओवरऑल पोर्शन? अब मैं एक अच्छी बात बताता हूं आपको। जब एएमए हुआ करता था ना, एएमए, तो एएमए में ना टोटल 16 चैप्टर्स हुआ करते थे। कितने? 16 चैप्टर्स। तो स्टूडेंट की आदत क्या थी कि भाई 16 चैप्टर्स है तो सब में से तो कुछ आएगा नहीं, तो ये 16 चैप्टर्स में से पब्लिक क्या करता था, 1-2 चैप्टर है ना ऑप्शन में छोड़ देता था, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। बट मुझे अब खुशी है कि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में खाली 12 ही चैप्टर रखा है। अब 100 मार्क का 120 मार्क का पेपर है इंक्लूडिंग ऑप्शन, और 12 ही चैप्टर है। तो क्या आपको लग रहा है कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हो? द आंसर इज नो। एंड वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। वरना आईपीसीसी में क्या, फाइनल ओल्ड सिलेबस में क्या करते थे पब्लिक, पता है क्या, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 8 मार्क का आता है, चलना ऑप्शन में छोड़ दिया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग है ना, ऑप्शन में छोड़ने के बाद चलता था, मतलब स्टैंडर्ड ऑप्शन में छूट जाता था तो भी पेपर अटेम्प्ट हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं कर सकते। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में आ गया तो क्या करोगे? तो इसके लिए हर चैप्टर करना ही पड़ेगा। ये 12 के 12 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी जो होता है ना 20 मार्क का आ सकता है। तो क्या अब आप कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ोगे? जवाब दो मुझे, उधर आपके सैस पे मुझे जवाब चाहिए। क्या ये 12 में से कोई भी ऑप्शन में छोड़ोगे? द आंसर इज नो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। एक भी चैप्टर, इनफैक्ट एक भी कॉन्सेप्ट अपने को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है। सो 12 के 12 चैप्टर्स का मैं खाली आपको नाम बता चुका हूं। इन डिटेल जब वो चैप्टर पे आएंगे तब अपन लेंगे। बट एक स्टूडेंट को होता है कि सर क्या पोर्शन है, कितने चैप्टर्स है, वो हमको बताओ ना जरा। तो ये लो, आप लोग को वो भी मैंने बता दिया। समझ में आ गया? तो ये है टोटल 12 चैप्टर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या केस स्टडीज कितने मार्क्स की आती है? हमने सुना है केस स्टडी 20 मार्क का आता है, 30 मार्क का आता है। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फिक्स पैटर्न अभी तक सेट नहीं हुआ है आपके लिए, है ना। देखो ये चैप्टर क्या है, बहुत एनालिटिकल हो गया है अब। तो आपके लिए ना देखो, मैंने यहां पे एक एनालिटिकल टेबल बना दिया। आप भी क्या याद रखोगे, अब तक जितना भी अटेम्प्ट्स हुआ है ना, हर एक चैप्टर में से कितने मार्क का क्या है, ये सब चीज यहां पे मैंने लिखा है। क्या ये एलएमएस पे अवेलेबल करवा दूंगा? 100% मैं एलएमएस पे ये अवेलेबल करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। फिलहाल देखो आप, देखो आपको खुद को समझ में आएगा कि कोई पैटर्न है ही नहीं। और अच्छा है, कोई पैटर्न होना भी नहीं चाहिए। कोई पैटर्न अगर सेट हो जाता है ना, तो स्टूडेंट फिर बहुत स्मार्ट है। वो क्या करता है कि वो पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ता है, और वो फिर ट्रेंड एनालिसिस करेगा। अरे ये ट्रेंड से मुझे लग रहा है ये वाला चैप्टर ये बार आएगा, वो सब टेंशन ही नहीं चाहिए, अपने को सब करना है। आप देखो यहां पे मई 18 का पेपर में 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, समझ रहे हो। और यही आते आते नवंबर 19 में 70 मार्क्स का हो गया है, समझ रहे हो। मई 19 गुजरात सर आपने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि गुजरात का अलग से पेपर हुआ था, औरंगाबाद गुजरात में पेपर पोस्टपोन हुआ था कॉस्टिंग का। तो ऑल ओवर इंडिया एक पेपर हुआ था, फिर मई 19 का अलग पेपर आया था। तो वो पेपर का भी मैंने क्या बोलते हैं ना, एनालिसिस किया है। अब आप देखोगे तो ये चैप्टर 5 है। स्टूडेंट्स पूछ रहे सर ये चैप्टर 5 ऑप्शन में छोड़ सकते हैं क्या? अब मैं आपको बताता हूं। चैप्टर 5 इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती डाला है। टोटल 5 पेज का चैप्टर है, और उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस इंस्टीट्यूट वो चैप्टर को अपडेट करे। सो इफेक्टिवली आप अगर देखोगे ना, तो अपने को 11 चैप्टर ही पढ़ना है। समझ में आया? तो क्या सर चैप्टर 5 ऑप्शन में छोड़ सकते हैं? अरे 5 पेज का चैप्टर है भाई, क्या ऑप्शन में छोड़ोगे? सर प्लीज प्रोवाइड दिस एनालिसिस ऑन एलएमएस। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे एनालिसिस मैं करते रहूंगा, और आप लोग से भी करवाऊंगा। वो सब अपन शेयर करेंगे डेफिनेटली। वो सब चीजें एलएमएस पे शेयर हो जाएगी विदाउट एनी डाउट व्हाटसोएवर। सो आप देख रहे हो, एक एक चैप्टर का मैंने एनालिसिस किया है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां पे, जिससे आप कभी कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का सोचोगे भी नहीं। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, नवंबर 18 में चैप्टर नंबर 4 कितने मार्क्स का आया है? 40 मार्क्स का। क्या आप इसका, अब क्या आप रिस्क लोगे कोई एक भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का? अरे भाई साहब 40 मार्क्स का आ गया एक चैप्टर में से, और अगर आपने वही छोड़ दिया तो आप क्या करोगे? अच्छा मुझे
जनकपुरी सेंटर वाले पूछ रहे हैं, नहीं, हाँ जनकपुरी वाले पूछ रहे हैं कि सर चैप्टर 1 भी तो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। नहीं, अगर ये चैप्टर 4 जैसा कभी चैप्टर 1 का 40 मार्क्स आ गया तो आपके अटेम्प्ट में, तब आप क्या करोगे बेटा? तो इसके लिए रिस्क नहीं लिया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो May 19 में चैप्टर नंबर 7 में से 40 मार्क्स आ गया, किसको पता था? अगर आप देखोगे November 19 में से चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 3 दोनों को मिला के 68 मार्क्स आ गया। हाँ, इतना ज्यादा वेटेज खाली 2 चैप्टर का। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने ऑप्शन में छोड़ा कुछ, इट कैन बिकम वेरी रिस्की। अपने को क्यों छोड़ना है भाई? फीस तो पूरा दे रहे हो ना, तो भाई पोर्शन भी पूरा ही पढ़ लो और अंडरस्टैंडिंग भी पूरा ही ले लो ना भैया, है कि नहीं? पाली पूछ रहा है सर नवंबर 2019 की टोटल 125 कैसे हो रही है? बिकॉज उन्होंने है ना क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनल ऑप्शन डाल दिया, क्वेश्चन 4A दिस और क्वेश्चन 4A दिस, तो दोनों में से एक 5-5 मार्क का था, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था, सो इंटरनल ऑप्शन आ गई, इसके लिए वैसा हो गया। और लोग पूछ रहे हैं, झंडे वालान पूछ रहे हैं कि सर थियोरी किससे आती है? देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, अपना फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। 12 के 12 चैप्टर में थियोरी भी पढ़ेंगे, 12 के 12 चैप्टर के प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। फिर कहां से भी थियोरी आने दो रे, कहां से भी प्रैक्टिकल आने दो रे, क्या फर्क पड़ता? अपन तो सब चीज पढ़ लेंगे ना। सर केस लॉ की चैप्टर वाइज वेटेज भी बता दो। नहीं बता सकता रेवड़ी। क्यों नहीं बता सकता रेवड़ी? क्योंकि केस लॉज कभी कभी इंटरकनेक्ट होते हैं। सो 2 चैप्टर, एक केस लॉ है जहां पे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 2 को कनेक्ट करके एक केस लॉ बना दिया उन्होंने। एक केस लॉ है जहां पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 को कनेक्ट करके बना दिया। सो ऐसा कोई वेटेज नहीं है, एंड मैं अभी भी बोल रहा हूं कोई वेटेज से अपने को जाना भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप लास्ट 3 अटेम्प्ट का वेटेज देखोगे तो आप एक बेसिस समझ गए। देखो आइडियली है ना, यहाँ पे ना थियोरी लिखा है, ये एक्चुअली मेरे को कट करके ना यहाँ पे एनालिटिकल लिख देना चाहिए। ये वर्ड थियोरी गलत है, गलत लिखा है मैंने। क्या लिखना चाहिए? एनालिटिकल। एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। सो ऐसा कुछ टोटल पैटर्न रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, मैं आपको एक चलो वो भी बता देता हूं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न एकदम क्लियर है इनका। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, एंड चांसेस आर कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का आता है, एंड चांसेस है कि ये केस लॉ ओरिएंटेड होगा। एंड ये जो केस लॉ है ना, वो एक चैप्टर का नहीं होता है, 2 या 3 चैप्टर का मिक्स करके केस लॉ बनता है 20 मार्क्स वाला। समझे? फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें एकदम क्लियरली बता रहा हूं भाई, फिर बाद में टेंशन नहीं चाहिए अपने को। क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, केस लॉ ओरिएंटेड। इसमें फुल चांसेस है कि वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके बनाएंगे आपका। सो अपने पास ऑप्शन छोड़ने का स्कोप ही नहीं है। फिर बाद में वो बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 में से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना होगा, एंड ये भी 20 मार्क्स का होगा। सो 20 मार्क्स कंपल्सरी, एंड 4 इंटू 20 कितना हो गया बेटा? 80 मार्क्स। सो 80 प्लस 20 हो गया 100 मार्क्स। एंड एक क्वेश्चन जो 2 to 6 है, उसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल निकलता है। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट्स में आएगा या सिंगल, नो आइडिया। पार्ट्स में भी हो सकता है, सिंगल में से भी हो सकता है रोहतक। सो इट कैन बी एनीथिंग, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब मैं अगर आपको ये वाला एनालिसिस दिखाऊं तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन है जहां पे एक ही लाइन में बोला है उन्होंने, बताओ क्या होगा 20 मार्क पूरा। और ऐसा भी है जहां पे इन्होंने 2-2 मार्क करके 10 क्वेश्चन भी डाले। ऐसा भी है जहां पे 6, 4, 8 ऐसा करके भी किया है। सो उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है बेटा, कुछ भी आ सकता है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एक और चीज अगर आप लोग ने ऑब्जर्व की होगी, आई एम श्योर की होगी, सो ये अगर आप देख रहे हो इधर नीचे लर्निंग कर्व 10 मार्क्स दिखा आपको। देखो इधर नीचे दिखा है लर्निंग कर्व छोटू सा। तो ये जो लर्निंग कर्व है ना, दिस लर्निंग कर्व इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड सिलेबस। तो ओल्ड सिलेबस में जो ओआर हुआ करता था ना, ऑपरेशंस रिसर्च, उसका एक चैप्टर था लर्निंग कर्व। वो ओआर का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से लिंक्ड है। मुजफ्फरनगर पूछ रहा है सर ये लेक्चर नवंबर 2020 के लिए भी है? अरे नवंबर 2020, 21, 22 सबके लिए है भाई, कोई टेंशन नहीं है। बोनस मिला होगा फिर May 19 वालों को? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लर्निंग कर्व का उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि ओआर सिंपल है, ओआर में भी ट्रिकी वो लोग पूछ सकते हैं। अपने ओल्ड सिलेबस वालों में नवंबर 19 वालों ओल्ड सिलेबस वालों को जाके पूछो, उनको पता चलेगा कि क्या होता है ट्रिकी पेपर। सो ऐसा कुछ नहीं है। देखो
एकदम डिफिकल्ट चैप्टर का भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, एकदम सिंपल चैप्टर का भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये अपने इंस्टीट्यूट की खासियत है, एंड दैट इज व्हाई इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट भाई। सो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सर डिफिकल्ट चैप्टर में से डिफिकल्टी आएगा, डिफिकल्ट चैप्टर में से इजी भी आ सकता है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है तो इंस्टीट्यूट जानबूझ के उसमें इजी क्वेश्चन पूछती है, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इजी क्वेश्चन है या डिफिकल्ट, क्योंकि आपने किया ही नहीं होता है। समझ रहे हो? तो इंस्टीट्यूट प्लेज हियर, इंस्टीट्यूट पूरा आपके दिमाग पे खेलता है भाई। सो अगर आप डिफिकल्ट हो या इजी हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो आपके लिए सब चीज मैनेजेबल होती है। तो अब मैं आपको क्या बताता, लर्निंग का एक चैप्टर है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, एंड ये भी अपने को प्रॉपरली इन डेप्थ पढ़ना है। सो ये भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो अगर आप आपका मॉड्यूल खोलोगे ना, तो मॉड्यूल में लर्निंग कर्व का मेंशन कहीं भी नहीं है। ये जो मैंने आपको, देखो ये जो मैंने इधर आपको दिखाया है, ये सब मॉड्यूल के हिसाब से बताया। सो चैप्टर 1 to 7 आ गया, इसमें कोई लर्निंग कर्व नहीं है। चैप्टर 8 to 12 आ गया, यहां पे कोई लर्निंग कर्व नहीं है। 13 में लर्निंग कर्व नहीं है, तो लर्निंग कर्व अलग से पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफाई किया है कि लर्निंग कर्व इज अ एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर, जो आपको खुद से पढ़ना है, नो प्रॉब्लम, हम उसको पढ़ लेंगे। अपने पास वो सब चीज का सफिशिएंट मटेरियल है, कोई उसका टेंशन नहीं है। सर अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। आपका सर हाँ, आपके बुक पढ़ने के बाद हमको और क्या पढ़ना पड़ेगा? तो जो आपको बुक मिलेगा ऑथर्ड बाय ये संकल्प कांस्टिया, जिस बुक का नाम है ऑप्टिमाइज्ड, ये बुक में ध्यान से सुनना 100% कवरेज है, 100% कवरेज है ICAI के मटेरियल का, 100% कवरेज है RTP का, 100% है कवरेज MTP का, 100% कवरेज है आपके पास्ट पेपर्स का। क्या आपको और कुछ चाहिए? तो मैं आपको यह भी बता देता हूं, इसके साथ साथ ओल्ड सिलेबस का जो PM है ना, उसमें से जो न्यू सिलेबस के लिए रेलेवेंट है ना, वो भी मैंने कवर किया है। सुल्तानपुर आपने पूछा, उसके पहले ही मैंने ये जवाब दे दिया कि ओल्ड PM भी कवर्ड है, बट जितना रेलेवेंट है आपके लिए। तो ओल्ड सिलेबस में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्राइसिंग डिसीजन है, बट वो पूरा रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। तो जितना रेलेवेंट है वो ओल्ड PM भी मैंने पूरी तरह से करवाया है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब मैं कोई भी चैप्टर कंप्लीट करूंगा ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान से सुन लो, फर्स्ट डे, इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे को बोलो कि सर समझो मैं पहले मैं चैप्टर चालू करूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग। तो चैप्टर में समझो फॉर एग्जांपल 30 सम्स है, तो मैंने चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर के 30 सम्स करवा दिए से, उसमें 2-3 केस लॉ है, तो मैंने 2-3 केस लॉ भी करवा दिए। फिर जैसे ही मैं बोलूंगा चलो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे पूछोगे सर ये चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग को साथ साथ में करवा दो ना, या आपने करवाए क्या वो आप क्रॉस कंफर्म करवा दो। समझे तुम लोग? सो चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर के बाद मैं आप लोग के साथ इमीडिएटली क्या डिस्कस कर लूंगा, ये चैप्टर में से पास्ट पेपर में क्या क्या इंस्टीट्यूट ने पूछा है, RTP में क्या क्या पूछा है। सो उसके साथ अपना RTP MTP और पास्ट पेपर्स भी कवर हो जाएगा। सूरज पूछ रहा है व्हेन विल यू प्रोवाइड द मटेरियल? सर मेरी तरफ से मटेरियल प्रोवाइड हो चुका है, प्रिंटिंग प्रोसेस में है, बट डोंट वरी, आप लोगों को कहीं पे भी कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। तो अपन क्या कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं सब आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को कहीं पे भी किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई इधर बैठा है, वो आपसे ज्यादा आपकी चिंता करेगा, डोंट वरी। जनकपुरी पूछ रहा है कितने लेक्चर्स है? सो टोटल अप्रोक्सीमेटली 65 लेक्चर्स है, ऊपर नीचे होगा, सो 10% ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। वी विल टेक इट इन दैट वे। सो आई होप ये अब फर्स्ट जो बेसिक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो देखो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आप लोग को मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। सो पाली पूछ रहा है सीनियर्स कहते हैं कि कॉस्टिंग पूरा अटेंड नहीं होता अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप फटाफट लिखोगे, और अगर आप फटाफट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली पेपर कंप्लीट होगा। सो वो भी हो जाएगा। उसके लिए भी क्या स्ट्रैटेजी है, अपने पास 2 महीना है, वी विल डिस्कस दैट, नॉट टू वरी। अहमदाबाद पूछ रहा है टेस्ट होगी क्या? मेरी पर्सनल इच्छा है कि यस टेस्ट होनी चाहिए, बट देखते हैं टाइम, टेक्निकलिटीज, मेरे को परमिशन मिल पाता है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए वो चीज के ऊपर भी मैं फिलहाल कमिटमेंट नहीं करूंगा, बट मैं देखते हैं आगे।
रोहतक पूछ रहा है ओआर 30 मार्क्स के हिसाब से इजी थी क्या? अरे भाई रोहतक, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की देखो भाई। ओआर गया, अब अपना क्या है? SCMP। अब अपने को फ्यूचर में जीना है। अब मुझे बताओ, पास्ट में जीना चाहिए या फ्यूचर में जीना चाहिए? इंसान को फ्यूचर में जीना चाहिए ना। तो पास्ट में जो था वो गया। देखो ऐसा नहीं है कि भाई ओल्ड सिलेबस में सर ओआर था 30 मार्क्स का तो सबको 60 आता था, वो टाइम पे भी लोग फेल हुए हैं कॉस्टिंग में, और आने वालों को वो टाइम भी 70 प्लस आया है। SCMP में भी लोगों को, आने वालों को 70 प्लस आया है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, समझ रहे हो? सो देखो, बोलता है ना, एक क्रिकेटर होता है तो विराट कोहली जैसा क्रिकेटर भी होता है, और किसी का नाम नहीं लूंगा बट वैसा क्रिकेटर भी होता है। अब आप अगर विराट कोहली हो तो आप हाईएस्ट इंटरनेशनल रन्स बनाओगे भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता उससे। सो इसके लिए डोंट गेट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने कॉन्सेप्ट्स पे विश्वास रखो, थिंग्स विल बिकम मच बेटर। क्या बोलते हो? ठीक है। सर क्लास डेली टाइम पर खत्म होगी या नहीं? हाँ डेफिनेटली टाइम पर खत्म होगी, डोंट वरी। रोहतक बोल रहा है प्रेजेंट में जीना, तो मैं भी बोल रहा हूँ प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ओआर है क्या? नहीं। तो रोहतक 30 मार्क्स वाले को भूल जाओ, ओआर से भी बेटर अपन लोग इसमें लेकर आएंगे, बस टेंशन मत लो। अब देखो मैं क्या बता रहा था, तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने आपको बता दिया कि SCMP 100 मार्क्स का है। पेपर पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको एक आइडिया दे चुका हूं। सो ये पेपर पैटर्न हो गया है मेरा इधर। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट 3 मॉड्यूल देता है और उसका ये ऐसा डिवीजन है। क्या ये पेपर मार्किंग जो इंस्टीट्यूट ने दिया है अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, क्या वो फॉलो करता है? द आंसर इज नो। जरा भी फॉलो नहीं होता है, जरा भी फॉलो नहीं होता है। सो इसके लिए ये जो 35 to 40 दिया है इसको कट कर दे तो बेटर है, बिकॉज ऐसा कुछ फॉलो तो होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। LMS पर नोट्स कैसे मिलेंगे वो आप लोग को मैं बता दूंगा। फिलहाल तो मुझे भी ये सब चीजें नहीं पता है, मैं भी सीख रहा हूं, तो जैसे जैसे मेरे को पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। बट डोंट वरी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंचेगी ये मेरा वादा है। ठीक है। ओके, अब यहां पे ये जो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 का जो कवरेज है वो अपनी बुक में भी 100% कवर्ड है, तो कोई टेंशन नहीं है उसका। पेपर पैटर्न में बता चुका हूं, लर्निंग कर्व आएगा। ऑप्टिमाइज जो मेरा बुक है वो करने के अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ मैंने इंटरनेशनल चीजें भी ली है, वो जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने आप लोग को अभी एक चीज बोली थी कि मेरे को आप लोग की तरफ से एक प्रॉमिस चाहिए। क्या? मेरे को आप लोग की तरफ से एक ये चाहिए कि क्या क्या करना है आप लोग को, क्या मेरे को याद दिलाना है? याद करो, बोलो। मैंने आप लोगों को क्या बोला अभी कि आप लोगों को मेरे को हर चैप्टर के बाद कुछ याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है बताओ? यस सुल्तानपुर, आप बताओ, हर चैप्टर के बाद आपको क्या याद दिलाना है? करेक्ट भिलवाड़ा, आपने सही जवाब दिया है। एंड इट इज, आपको याद दिलाना है कि सर पास्ट पेपर क्वेश्चन कवर हुआ है कि नहीं, मैं आपको करवाऊंगा कनेक्ट। आपको पूछना है सर MTP आपने कवर किया क्या, RTP आपने कवर किया क्या ये चैप्टर के बाद? मैं आपको बताऊंगा यस, ये देखो मैंने यहां पे कवर किया है। और अगर नहीं कवर किया होगा तो मैं स्पेसिफिकली वो आपको कवर करवा दूंगा वो चैप्टर से रिलेटेड। सो आई होप ये सब जो प्रिलिमिनरी चीजें थी वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब मैं कॉस्टिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ना चालू कर दूं, क्या बोलते हो पब्लिक? सो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब चीजें आप लोग लिखना चाहोगे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है? 5 मिनट दूं आप लोग को? पाली बोल रहा है क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस। अहमदाबाद पूछ रहे हैं संडे क्लास होगी? यस 100% होगी भाई, एवरी डे अपन रखेंगे क्लास। अपन तुम लोग के बिना अभी मिले बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा, एक आदत सी हो जाएगी अब। सो यस एवरीडे क्लास रहेगी बेटा। आप लोग को ये चीज लिखना है क्या? ये जो मैंने इधर लिखा है वो आप लोग को लिखना है, तो क्या मैं आप लोग को 5 मिनट दूं? मुजफ्फरनगर बोल रहा है नो नीड टू राइट, पटना बोल रहा है 10 मिनट्स, पाली बोल रहा है नहीं लिखना है। नहीं लिखना है क्या आप लोग को? मतलब यू ऑल आर ओके विद दिस? तो आई हैव नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक पंचकुला बोल रहा है बुक्स में मेंशन होगा ना? 100% मेंशन है बेटा, नो प्रॉब्लम। जमशेदपुर बोल रहा है नहीं लिखना है, ओके। बिलवाड़ा बोल रहा है लिख लिया, वेरी गुड, चलो नाइस। सो अब अपन क्या करेंगे, मैं फिर भी 5 मिनट दे देता हूं इसको, एज अ ब्रेक समझ लो। फर्स्ट लेक्चर है ना तो मैं ओवरबर्डन नहीं कर रहा हूं, तो 5 मिनट ले लो और फिर ये 5 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा, भुवनेश्वर पूछ रहा है सर ऑप्टिमाइज में आपका खुद का क्वेश्चन है या नहीं? अरे डेफिनेटली है भुवनेश्वर, डेफिनेटली मेरे वाले क्वेश्चंस भी है। बट क्या होता है, आप लोग एज स्टूडेंट्स आप लोग को क्या चाहिए होता है कि सर ये वाला चीज आप कवर करवाना, आपके खुद के करवाओ ना करवाओ बट ये वाला जरूर करवाना। रोहतक पूछ रहे हैं सर आगे की राइटिंग इससे अच्छी होगी ना? हाँ भाई, अच्छी हैंड राइटिंग लिख लूंगा मैं, डोंट वरी। सर शॉर्ट समरी वीडियो भी बना देना। बीकानेर सब चैप्टर्स के शॉर्ट समरी वीडियोस ऑलरेडी बन गए हैं,
नो टेंशन, सब चैप्टर्स के। वो मैं आपको, ये लेक्चर खत्म होने वाला था तब मैं बताने ही वाला था, बट मैं आपको चाहिए तो अभी भी बता देता हूं। हर चैप्टर का समराइज्ड 1 आवर लेक्चर इज रेडी एज ऑफ डेट। मुजफ्फरनगर पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक। मेरे हिसाब से 300 प्लस क्वेश्चंस अपन लोग ने कवर किए। हाउ मेनी केस स्टडीज इन योर बुक? 70 प्लस केस, 60-70 प्लस केस स्टडीज कवर किए अपन लोग ने। कोई टेंशन नहीं है बॉस, मुजफ्फरनगर 300 प्लस क्वेश्चंस है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आई कैन गारंटी कि हर एक चीज अपनी कवर्ड है, कहीं से कुछ भी उठा लो। स्वरूप नगर पूछ रहा है प्लीज आंसर सैस वर्किंग। यस स्वरूप नगर, वर्किंग ऑल वेल। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं रादर। आपको ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, और ये लिखना है लिख लो। अहमदाबाद बोल रहा है ब्रेक, जनकपुरी बोल रहा है ब्रेक, ले लो भाई 5 मिनट का ब्रेक। बट ये 5 मिनट के ब्रेक में प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग ये लिख लो। सुल्तानपुर बोल रहा है 15 मिनट्स नहीं यार, देखो ना आज थोड़ा अपन ने लेक्चर लेट चालू किया है ना, तो प्लीज आज ब्रेक मत लो। और मुझे आज कॉस्टिंग का बेसिक्स डिस्कस करना है, तो वो मैं डिस्कस किए बिना छोड़ूंगा नहीं, तो प्लीज मैं बता देता हूं। जमशेदपुर पूछा है सर टॉपिक स्टार्ट क्या होगा? अरे भाई बताऊंगा ना, सब सस्पेंस, धीरे धीरे खुलने दो, मजा आएगा। अच्छा रोहतक पूछ रहा है नंबर क्या है। एक चीज मैं बता देता हूं, हर एक चैप्टर के बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो भाई लोग। मेरे को व्हाट्सएप करोगे ना, मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेरी का जवाब दूंगा, ये मैं अश्योर करता हूं। सो आपको मेरे को अगर व्हाट्सएप करना है, आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर, बट प्लीज कोई भी डाउट मत रखना, कोई डाउट मत रखना। शर्मा सर मेक समरी वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली बेटा, हर एक चैप्टर का समरी वीडियो बनेगा, हर एक चैप्टर का, और वो हर एक चैप्टर का समरी वीडियो आपके साथ शेयर होगा। दिस इज माय अश्योरेंस। इनफैक्ट बन भी चुका है कुछ चैप्टर्स का, सो नॉट टू वरी। इनफैक्ट हर एक चैप्टर का बन भी चुका है, सो नॉट टू वरी, वो सब आपके साथ शेयर होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगेन मैं बोल रहा हूं, समझो लेक्चर के टाइम पे देखो क्या होता है पता है क्या? लेक्चर के टाइम पे मैं जब समझा रहा हूं ना तो सब चीजें समझ जाएगी, बट फिर खुद से करते होता है तो कभी कभी अपने को लगता है अरे यार ये सर ने समझाया था बट अब याद नहीं आ रहा है। फिर आप खुद से ट्राई करोगे, करते करते समझो आपको डाउट आया, तो आपको क्या करना है? फोटो खींचना है वो क्वेश्चन का, आपका जो डाउट है वो लिखना है, और आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तो मैं उस व्हाट्सएप पे फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। गिरीश पार्क स्टार्ट बोल रहा है लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। यस गिरीश पार्क, सिर्फ 5 मिनट्स एक मेरे को दे दो, 5 मिनट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खाली लिख लो, भले ही मेरे बुक में है, बट अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हो, तो आप लोग ये लिख सकते हो। जमशेदपुर पूछ रहे हैं सर आप YouTube रिवीजन वीडियोस की बात कर रहे हो? यस, बट उसके अलावा भी मैं आप लोग के लिए अलग से कुछ और चीजें रिकॉर्ड करने वाला हूं, वो आपके साथ शेयर होगा, नॉट टू वरी। तो प्लीज आप लोग ये फटाफट लिख लो। नंबर वापस शो करे व्हाट्सएप के, भिलवाड़ा 2 मिनट में आपको नंबर दे दूंगा, प्लीज ये लिख लो। आप मेरे को पहले ग्रीन सिग्नल दो, क्या आप लोग ने, सब लोग ने ये लिख दिया है? क्या मैं नेक्स्ट पे चलूं? इंदौर, फाइनली इंदौर से सुनने को मिला। कहां पे थे आप लोग अब तक? जवाब देते रहो भाई। पंचकुला डन, भिलवाड़ा ग्रीन सिग्नल, थैंक यू। बाकी लोग भी जवाब देते रहो, वरना मैं नेक्स्ट पे चलूंगा, फिर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग का हो गया है। जयपुर सुभाष नगर कहां पे है? जोधपुर का जवाब आ गया डन, भुवनेश्वर जवाब आ गया डन, अहमदाबाद डन, ऑसम। सो आई थिंक मेजरली सब लोग ने लिख लिया है। प्लस अगर समझो आपने ये नहीं लिखा है, नॉट टू वरी, मेरी बुक में ये चीजें हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद सैस चालू है क्या हमारा सर? यस औरंगाबाद चालू है। ये फटाफट लिख लो मॉड्यूल 2, फटाफट लिख लो मॉड्यूल 2। टॉलीगंज डन, थैंक यू टॉलीगंज। सूरत सर ब्रेक का क्या हुआ? ए सूरत अब ब्रेक જ ચાલે છે ભાઈ, વધારે બ્રેક ના અપાય, આનાથી વધારે બ્રેક ના અપાય, આમાં જ લખી લેવું। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको लेना है ले लो। अहमदाबाद पूछ रहा है आपको गुजराती आती है क्या? हाँ अरे भाई अपने को सब लैंग्वेज आता है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लेवल पे मैं बीकानेर भुजिया खा लो, वो तो तुम लोग भेजोगे ना भाई, मैं क्यों यहां से खरीदूं? हम ब्रेक में जाके आएंगे, फटाफट जाके आओ। मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, जिसको लिखना है लिखो। ये चालू रहेगा ना ब्रेक में, ये चीज दिख रहा है वो दिखेगा ना? ठीक है चलो 2 मिनट का ब्रेक है।